इस भारत जोड़ो यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखती है वो ये कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और दूसरी तरफ ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि करीब 200 के ऊपर ऐसे संगठन जुड़े हैं, वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो बेहतर समाज चाहते हैं, तो वो भी इस यात्रा में पूरी तौर से जुड़े हैं। और उसके जो क्लिपिंग्स आ रहे हैं, वो क्लिपिंग्स आ रहे हैं, तो इस निराशा की परिस्थिति में उसमें मुझे एक आशा की किरण दिखाई देती है कि अगर यही सेंटिमेंट, यही प्रकार की चीजें चली तो हमारा देश निश्चित रूप से वापस जो हमारा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी है, उसको वापस लाएगा और हम बेहतरी और तरक्की के रास्ते पे जा सकेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े लोगों से, जानकार लोगों से मिलवाते हैं, जो मुख्तलिफ खबरों पर अपनी राय रखते हैं और कुछ गहराई तक हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं। इस वक्त कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में गहराई से जानना ज़रूरी है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मामले पर बहस हो रही है। अभी वकीलों की तरफ से कुछ बात आ रही है, जजेस अपनी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, अभी फैसला कुछ नहीं हुआ है, अभी हियरिंग अभी आगे होनी है, नहीं मालूम फैसला किस तरह का आएगा। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, हमें आपको बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा शायद सोचना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जुडिशरी है, वो फैसले दे सकती है, अपने तरीके से दे सकती है। और जब अयोध्या जैसा फैसला भी हमें कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया गया एक तरह से, तो अब कोई भी फैसला आए, फैसलों के बारे में अब बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात जो इस वक्त आ रही है, ज्ञानवापी का मामला भी अदालतों में अब आगे बढ़ेगा। बनारस की कोर्ट ने वो 5 हिंदू महिलाओं का पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया है और उसके खिलाफ जो मस्जिद पक्ष है, जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जब ये कहा कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे, तो वहां भी जाकर के एक अर्जी लगा दी गई कि हमें सुने बगैर कोई फैसला नहीं लेना। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से अयोध्या का मामला अदालतों में चलते चलते किसी नतीजे पर पहुंचा, शायद उसी तरफ ले जाने की कोशिश है। उधर भारत जोड़ो का सिलसिला, राहुल गांधी मार्च लेकर के चल रहे हैं और उसी बीच में गोवा में एक सेंध लगा दी गई, एक 8 एमएलए चले गए कांग्रेस से बीजेपी में। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो आमतौर पर हिस्टोरियन समझे जाते हैं। वो अपने आप को हिस्ट्री का स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मालूमात होती है और बहुत ही साफ सुथरा, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। धन्यवाद। आप ये बताइए कि पहले भारत जोड़ो पर ही बात कर लेते हैं। मैं समझता हूं जो राहुल गांधी जी जो कोशिश कर रहे हैं, वो किस हद तक कामयाब होने की उम्मीद है और अब तक जो रिस्पांस आया है, अलग अलग स्टेट से वो गुजर रहे हैं, उससे आपको क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि देश ऐसे दोराहे पर खड़ा है, नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। आप इसे कैसे देख रहे देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये देश में एक बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक चीज हुई है। अब इस यात्रा का जो पूरा संदेश है, वो पहला तो महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। दूसरा, जो भारत में बंधुत्व, अंग्रेजी में जो फ्रेटर्निटी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके आधार पे जुड़ा हुआ है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जैसे थोड़ा-सा मैं इतिहास दे दूँ कि हैं? कई बार ऐसी यात्राओं ने लोगों के मन में बहुत परिवर्तन किया, उनको एक प्रकार की आशा दी। और सबसे पहली जो बहुत अच्छी यात्रा मुझे याद है, वो 1933 में महात्मा गांधी ने 1933 के बाद बहुत सारी यात्राएँ निकाली और वो यात्राएँ थी छुआ-छूत और जाति प्रथा को अंत करने के लिए। क्योंकि जब अम्बेडकर ने मैसेज दिया कि अछूतों पे बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा ये बात केवल ज़बानी जमा खर्च की नहीं है, इसके लिए समाज में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। और उन्होंने वो यात्रा जो निकाली,
उसका बहुत प्रभाव हुआ, जिसके कारण समाज में एक सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आया। अब इसी प्रकार की यात्रा चंद्रशेखर ने भी निकाली थी, एनटी रामाराव ने निकाली थी, वो पावर के लिए थी केवल। चैतन्य रथम के नाम से एनटीआर ने निकाली थी, फिर जगन मोहन रेड्डी ने अपने पावर में आने के लिए की। ये सीमित यात्राएं हैं। एक चंद्रशेखर जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो भी एक उसमें भी एक पॉजिटिव मैसेज था। अभी आज जो यात्रा की बात करने के पहले मैं आपको एक संदर्भ दे दूं कि 1990 में एक यात्रा निकाली गई थी। उसका नाम था राम रथ यात्रा। रथ यात्रा जो आडवाणी जी के नेतृत्व में हुई और जिसमें पूरा बीजेपी और आरएसएस के सब कार्यकर्ता जिसमें जुड़े, और उनका उद्देश्य था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये एक यात्रा थी, जो यात्रा आगे आगे चलती थी। और इस उसमें एक फिल्म बनी है राम के नाम। आनंद पटवर्धन अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि जैसे यात्रा आगे जाती थी, वहां खून खराबा और नफरत बढ़ती जाती थी। तो आजादी के आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी ने किया, जो हमारे नेताओं ने किया, उसने हमको एक देश बनाया, देश को जोड़ा, देश को जोड़ा। और 1990 के बाद से ये जिस प्रकार की यात्रा और जिस प्रकार की ये राजनीति हुई, मंदिर के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, और जो दूसरा पॉलिटिक्स हुआ काऊ बीफ के नाम पे, उससे समाज में एक प्रकार के भावना आ गई जो बंधुत्व के खिलाफ है। जो लोगों को एक भारतीय नागरिक के रूप में कुछ लोगों को नीचा देखे जाने लग गया है। एक तरफ ये हो गया, नफरत की भावना बहुत फैल गई है। और दूसरी तरफ जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, रोजी रोटी कपड़ा, हमारी डिग्निटी के आधार पे होने वाले मुद्दे, वो पीछे सरका दिए गए हैं। तो इस समय जो राहुल गांधी, खैर उनका जो भी पॉलिटिक्स हो, अभी तक तो उनको काफी खराब नजर से देखा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। पर ये जो उन्होंने पिछले 2 साल से जो वो एक अच्छी तरीके से सही बातों को सामने रख रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा उसकी परिणति है, उसका कल्मिनेशन है। और इसमें अभी जो 5-6 दिन इस यात्रा को हो गए हैं, और जिस प्रकार से लोग इसको प्रतिसाद दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो एक बहुत खुशी की बात है। लोग ये महसूस करने लग गए हैं कि हम प्राथमिक रूप से इंडियन हैं, भारतीय हैं। हमारी भाषा अलग होगी, हमारा धर्म अलग होगा, पर धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं चलेगा, जो हमारा संविधान कहता है। और मेरे ख्याल से अभी तक जिस प्रकार से सादगी से, सरलता से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम चल रही है, वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रही है। एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहूंगा, ये केवल इसको केवल कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा कहना थोड़ा गलत होगा। अगर आपको याद हो, तो यात्रा के पहले मेरे ख्याल से 20 अगस्त को दिल्ली में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज की बेहतरी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जिनका चुनावी राजनीति में बहुत ज्यादा जिनकी रुचि नहीं है, जो ये चाहते हैं कि एक मजबूत भारत बने, समृद्ध भारत बने, सुखी भारत बने, अमन चैन वाला भारत बने, ऐसे करीब 200 से ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की। और वो संगठन ऐसे हैं जो पूरे देश भर में फैले हैं। उनका संदेश, क्योंकि वो चुनावी लोग नहीं है, उनका मकसद केवल पावर में आना नहीं है, उनका मकसद है समाज को बदलना, समाज में वो मूल्यों को लाना जो हमारे संविधान में है, जो आजादी के आंदोलन से निकले। तो मुझे इस भारत जोड़ो यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखती है, वो ये कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, और दूसरी तरफ ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि करीब 200 के ऊपर ऐसे संगठन जुड़े हैं, वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो बेहतर समाज चाहते हैं, तो वो भी इस यात्रा में पूरी तौर से जुड़े हैं। और उसके जो क्लिपिंग्स आ रहे हैं, वो क्लिपिंग्स आ रहे हैं, तो इस निराशा की परिस्थिति में उसमें मुझे एक आशा की किरण दिखाई देती है कि अगर यही सेंटिमेंट, यही प्रकार की चीजें चली, तो हमारा देश निश्चित रूप से वापस जो हमारा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी है, उसको वापस लाएगा, और हम बेहतरी और तरक्की के रास्ते पे जा सकेंगे। ये बहुत ही अहम बात बताई कि ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि देश भर के 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन इसमें जुड़े हैं। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि कोई बेहतर तब्दीली की तरफ देश जाए। बहुत बहुत अहम बात बताई आपने। अब आप ये बताइए कि
ये हिजाब वाला मामला जो कर्नाटक से शुरू हुआ था और जी। अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, इसमें जो जो हिजाब के हक में जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पगड़ी और कृपान की तरह से जैसे सिखों को उससे सुरक्षा मिलती है, इसी तरह से मुस्लिम बच्चियों को, लड़कियों को पर्दे से, हिजाब से सुरक्षा मिलती है। दूसरी तरफ एक इशारा सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस बात का इख्तियार है कानून में कि वो जो भी ड्रेस कोड तय करें और उसमें हिजाब का कहीं ज़िक्र नहीं। आपको क्या लगता है ये कहीं बीजेपी के उस प्लान को कहीं नाकाम कर देगा या आपको किस तरफ जाता हुआ लग रहा है ये बहस हो रही है? देखिए, अब बहस में जैसे आपने शुरू में ही कहा, हमारे कोर्ट किस प्रकार से राय देते हैं, उस पे किस प्रकार उनका झुकाव होता है, वो तो पिछले 15-20 साल में बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो वो तो कोर्ट क्या ओपिनियन देगा, वो तो वो अभी इस वक़्त बताना मुश्किल है। पर ये बात ज़रूरी है जो हिजाब के समर्थन वाले जो वकील हैं, उन लोगों ने जो मुद्दे सामने रखे हैं, कि ये कुछ लोगों के कल्चर का भाग है। क्योंकि इसकी शुरुआत तो कई कारणों से हुई, उसका एक लंबा इतिहास है कि हिजाब पहले किस प्रकार से एक समृद्धि का चिन्ह था और बड़े घराने के लोग पहनते थे। फिर बाद में ये भी मैं कहूँगा कि इसमें जो पैट्रियार्की घुस गई धर्मों के अंदर, उसने इसको लादने की कोशिश की और अभी हिजाब के 2 पहलू मैं मानता हूँ कि एक तो मुस्लिम कम्युनिटी जो इतनी डरी हुई है उनके खिलाफ हुई हुई हिंसा के कारण, तो उसके कारण ये जो पहचान के चिन्ह हैं, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को लादना, ये डेमोक्रेसी में गलत है। अगर लोग इसमें अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी तहज़ीब को देखते हैं, तो उनको पूरी आज़ादी देना चाहिए। और मैं इस बात को भी अंडरलाइन करूँगा, रेखांकित करूँगा कि ये हिजाब का मुद्दा जब से उठा, तब से कई लड़कियों को एजुकेशन से दूर जाना पड़ा और ये जो हम चाहते हैं कि समाज में लड़कियां और माइनॉरिटी कम्युनिटी की खास तौर से शिक्षा प्राप्त करें, सामने आए, समाज के बदलाव में करें, तो उसके रास्ते में ये हिजाब को निकालने की बात, ये एक प्रकार से रोड़ा है। तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी को आज़ादी दी जाना चाहिए, लड़कियों को ये आज़ादी देनी चाहिए कि अगर आपको इसको लगता है तो स्कूल के यूनिफ़ॉर्म से मैचिंग हिजाब आप पहनना चाहें, तो आप पहन सकते हैं, ऐसी मेरी राय है। पर वकील साहब लोगों ने जो कहा है वो एक बात है और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगा हिजाब पहनना ही चाहिए, ये ज़बरदस्ती भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अगर ये ज़बरदस्ती करते हैं, तो मैं उसका भी विरोध करूँगा। कुछ लोग लड़कियों को बचपन से ही मजबूर करते हैं कि आपको ये पहनना पड़ेगा, वो भी गलत है और ये कहना कि आप नहीं पहन सकते, वो भी गलत है। तो जिस प्रकार से समाज में लड़कियाँ विकसित होती हैं, ये उनकी चॉइस पे छोड़ देना चाहिए और अगर स्कूल की पूरी इज़्ज़त करते हुए उनके मैचिंग यूनिफ़ॉर्म का अगर हिजाब पहना जाए, तो मुझे तो लगता है वो एक सही रास्ता होगा, जिससे हम लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएँगे, उसको सरल करेंगे ताकि वो एक सुरक्षित महसूस करें और फ़ील करें कि हम अपने स्वाभाविक वातावरण में हैं और हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक सही रास्ता होगा। जी अच्छा अब हम हमारी आपकी अब से पहले ज्ञानवापी के बारे में भी कई बार बात हुई है जी, और अब ज्ञानवापी के मामले को जो मुकदमा दर्ज करने की कोशिश थी उसको अदालत ने बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उस पर सुना जा सकता है कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर पूजा की जो मांग कर रही हैं कुछ महिलाएं उसको सुना जा सकता है। अब इससे आगे कानूनी लड़ाई जो है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि जो जो मंदिर पक्ष है वो वो मस्जिद पक्ष वालों से पहले ही हाई कोर्ट में पहुँच गया। ये कहा कि अगर आपके पास कोई पिटीशन आती है, तो हमारी बात आप ज़रूर सुनें। आप इसको किस तरह से कौन से जाल पेच में जाते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ है? देखिए मुझे जैसे आपने शुरुआत में कहा, मुझे भी लग रहा है कि ये अयोध्या की तर्ज पर एक मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है,
उसको ऐसे ही मुद्दे चाहिए जिसके आधार पे वो समाज में पोलराइज कर सके, ध्रुवीकरण कर सके, पावर में बना रहे, लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में आता है। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है ज्ञान व्यापी का, जब वहाँ श्रृंगार देवी की जो पूजा होती थी दीवार के एक तरफ, वो 1992 के बाद बंद कर दी गई थी और वो भी सरकार ने बंद की थी कि भाई अभी जो जिस प्रकार का माहौल देश में बदल गया है, उस माहौल में ये चीज समाज में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, समस्या पैदा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को ज्यादा तरजीह, महत्व, इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, अब ये हम सब जानते हैं कि आज देश के मुख्य मुद्दे क्या है, और उसमें हम ये इसी में पड़े रहे, कहाँ पूजा करें, कहाँ पूजा नहीं करें। तो ये एक हमारी सामाजिक जो शक्ति है, सामाजिक सोच है, उसको पटरी से ऊपर नीचे उतारने की कोशिश है। क्योंकि पूजा करने की जगहें कोई कम नहीं है। 1992 से 2022 तक तो इस प्रकार की पूजा नहीं हुई। तो अभी आप जैसे करते थे पहले, उसी रास्ते पे चलिए, फिर से वो वही हमको पूजा करना है। तो ये तो वैसे ही हो गया कि भाई भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, हम वहीं मंदिर बनाएंगे। और उस मामले में भी, अयोध्या में भी आपने देखा, जो भी इनके दावे निकले सब गलत निकले। सुप्रीम कोर्ट, उसका आपने जैसे कहा फैसला हमको पूरा मंजूर नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि भाई 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो गैर कानूनी था। भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। तो ये चीजों पर जाना, और मुझे लगता है कि जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947, उस पर टिके रहना चाहिए, और बार बार ऐसे मुद्दों को जिंदा रखना, ये हमारे समाज को पीछे ढकेलने की एक कोशिश है। और खास तौर से उन ताकतों द्वारा जो गरीब तबकों का, उपेक्षित तबकों का, माइनॉरिटीज का विकास नहीं देखना चाहते, और अपना डोमिनेंस, वर्चस्व, हेजिमनी के आधार पे ऐसे सिद्धांत पे रूल करना चाहते हैं, और यही मुद्दों के आधार पे वो चुनाव जीतते हैं, यही मुद्दों के आधार पे फिर दंगे होते हैं। तो ये चीजों का मुझे बहुत विरोध है कि ऐसे मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए। हो सकता है कोई जज ये बात भी सोचे कि हमारा ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मुद्दों पे आप क्यों हैं, स्टेटस को रहने दो, जो 25 साल से 20 साल से बात है उसको रहने दीजिए, आप क्यों बदलते हैं। ऐसा भी कोई कोर्ट कह सकता है, कहेगा तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। पर खैर, कोर्ट के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, जज साहबान लोगों के अपने विचार होते हैं। अब कानून कोई वैसे तो नहीं लग जाता, वो भी जज साहिबान के थ्रू आता है। तो उसमें जज साहिबान का जो सोचना है वो उसमें मिक्स होके ऐसे मुद्दों को कितना घसीटता रहेगा और हमारे सोच को कितना पीछे डालता रहेगा, इसका मैं कुछ अंदाज नहीं कर सकता। अच्छा, पुनियानी जी, आप आरएसएस के बहुत सी चीजों को गहराई से जानते हैं, और इधर मुसलमानों की जो लीडरशिप या मुसलमानों का अब तक का जो सियासी तर्ज अमल है वो भी आपके सामने है, और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मुसलमान रिएक्शनरी बन गया है, हालात में ने उसे रिएक्शनरी बना दिया है। हमने अभी एक अच्छे जाने माने लेखक हैं शमसुल इस्लाम साहब, उनसे हमने बात की और उन्होंने भी आरएसएस पे तकरीबन 1 दर्जन किताबें लिखी और कई बहुत अहम इश्यूज पर। उनका कहना यह है कि उन्होंने मीडिया स्टार वर्ल्ड को एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि एक मैक्रो लेवल पर समझें आरएसएस के प्लान को, और एक एक चीज के लिए लड़ते मरते ना फिरें। और मैं ये अपने अल्फाज में कह रहा हूं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि जो नेशनल इश्यूज हैं, किसान आंदोलन है, दूसरे आंदोलन हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, साथ दें, और अपने इन इश्यूज को अलग लेकर के ना चलें, इसमें नुकसान ही बढ़ेगा। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, शमसुल इस्लाम साहब जो कहते हैं, मैं मेरे ख्याल से उनसे 100% सहमत हूँ, पूरा 100%, 1% भी कम नहीं। और उन्होंने तो खैर आरएसएस पे जो बहुत गहरा स्टडी किया है, उसको वो हमारे लिए रेफरेंस मटेरियल है। और उनकी जो समझ है वो क्लियर है कि आरएसएस ये कोई भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखता, ये हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, जिसका हिंदू राष्ट्रवाद का 2 आधार है। एक तो पुराने जो मनुस्मृति के मूल्य थे उसको नए रूप में सामने लाना, और दूसरा मुसलमान और क्रिश्चियंस को हाशिए पे ढकेलना। ये जो मेरी समझ आरएसएस के बारे में है। और उसके विरोध में, इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ
कि मसला जो आरएसएस के बढ़ने का मसला है वो केवल मुसलमान और क्रिश्चियंस का नहीं है। इस बात को आप जरा ख्याल कीजिए, ये उन सब नागरिकों का है जो लोकतंत्र चाहते हैं, जो समाज का विकास एक सही दिशा में चाहते हैं। तो आज अगर हम सोचें कि मुसलमान अलग रह के अपने समस्याओं को हल कर सकेगा तो गलत है। शमसुल साहब जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने मुद्दों को के लिए जरूर लड़े। हिजाब का मुद्दा है, ज्ञानव्यापी का है, पर ज्यादा एनर्जी जो चाहिए वो सामाजिक आंदोलन से जुड़ने की जरूरत है। किसानों का आंदोलन है, नौजवानों की बेरोजगारी का आंदोलन है, जो एजुकेशन नीति में बदलाव ला रहे हैं, जिसमें पुरानी चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ के आंदोलन में जुड़े। तो वही एक रास्ता है, क्योंकि अगर हम समझें कि आरएसएस केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए तो गलत है। आरएसएस जो है वो यहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म करने के लिए है। और मेरा विश्वास रखिए काज़मी भाई कि देश का मेजॉरिटी हिंदू लोकतंत्र चाहता है, डेमोक्रेसी चाहता है। अभी मैंने जिन 200 सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों का नाम लिया, उनमें ज्यादातर हिंदू भी हैं, 90% से ऊपर हिंदू हैं। और वो ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की राजनीति जो मजहब का आड़ लेके चले उसमें साथ चले। इसलिए यहाँ फिर से मुस्लिम कम्युनिटी, अगर कौम को भी मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने भी कभी जो अलगाववाद था मुस्लिम लीग का, उसका ज्यादा लोगों ने साथ नहीं दिया। ज्यादा लोग थे अल्लाह बख्श के साथ थे, मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ थे, बरेलवी और देवबंद के मौलानाओं के साथ थे, और महात्मा गांधी के साथ थे। सबसे बात याद रखिए, अगर महात्मा गांधी के 2 हाथ हैं तो एक हाथ मुसलमान है और एक हाथ हिंदू है। और आखिर में 15 अगस्त के सेलिब्रेशन से भी वो क्यों दूर रहे? उन्होंने कहा मेरा पहला काम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और मेरा विश्वास रखिए कि आज मेजॉरिटी हिंदू महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं। पर सवाल ये है कि ये जो महात्मा गांधी के रास्ते पे, नेहरू के रास्ते पे, पटेल के रास्ते पे, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चलने वाले हिंदू हैं, इनमें बंटवारा बहुत है। अगर ये अपनी ताकतों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें तो मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि कोई ताकत नहीं है जो देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर सके। क्योंकि देश की डेमोक्रेसी जिसमें मुसलमानों का उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है, क्रिश्चियंस का उतना ही हक है जितना हिंदू मुसलमान का है, वो अगर जुड़ सके। और ये मुझे उम्मीद एक बात से आती है कि ज्यादा लोग इन विचारों को रखते हैं। कमजोरी क्या है कि उनमें जो साथ में आकर संघर्ष करना वो नहीं हो रहा। वो एक बार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, छोटे छोटे मतभेद को बुला के, क्योंकि मतभेद सोचने वालों में मतभेद रहते हैं, पर वो मतभेद को कहां तक ले जाना। जैसे सुभाष चंद्र बोस और गांधी में मतभेद थे, फिर भी वो एक दूसरे का आदर करते थे। महात्मा गांधी उनको कहते थे आप तो भाई देशभक्तों के राजकुमार हैं, और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को कहते थे आप तो राष्ट्रपिता हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश को आजाद करने में सफल हो जाऊं। दोनों के रास्ते अलग हैं। महात्मा गांधी ने हंसकर कहा कि भाई मैं तुम्हारे रास्ते से सहमत नहीं हूं, पर अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुमको बधाई देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। ये विचारधारा अगर हम लोगों में आएगी तो निश्चित रूप से क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, सब नागरिकों के एक बेहतरी का रास्ता खुल जाएगा। और जो देश पे एक संकट मंडरा रहा है, बट जो लोगों को अंदर से बांटता है, वो संकट दूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने आखिर में बहुत ही अहम बात की। मैं इसमें और कुछ ना जोड़ूंगा ना कोई कमेंट ऐड करूंगा, ताकि आपकी पूरी बात अच्छे से लोग गौर कर सकें। आपने बहुत ही अहम बात की कि अपने मतभेदों को भुला करके देश को बचाने, देश के प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश में सभी को साथ लगना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि आप शमसुल इस्लाम साहब ने जो बात कही है कि मुसलमानों को देश के जो जो असल मुद्दे हैं उनके सिलसिले में जो अभियान है उनका हिस्सा होना चाहिए। उससे ताकत बढ़ती है, उससे मजबूती आती है और कामयाबी के इम्कान ज्यादा बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।